आज हम भारतीय संविधान के अंतर्गत निहित एक महत्वपूर्ण पद अर्थात महान्यायवादी का जो पद है या सॉलिसिटर जनरल है, एडवोकेट जनरल है, मुख्य सतर्कता आयुक्त है, इनसे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज तक के एग्जाम में पूछे गए हैं उन सभी का निचोड़ आपके सामने प्रस्तुत है। इससे कि पूर्व कक्षा में आपने महान्यायवादी जो पद है उसके बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त कर ली है, तो इन क्वेश्चनों के साथ में वो पुराना रिवीजन भी मैं आपके साथ में प्रस्तुत कर दूंगा, उनका व्याख्या मैं आपके सामने रखूंगा। तो आइए अपनी कक्षा को हम प्रारंभ करते हैं। भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन है? भारत सरकार का जो प्रथम विधि अधिकारी है वो कौन होता है? तो आप जानते हैं कि जो अनुच्छेद 5 है, भाग 5 के अंतर्गत अनुच्छेद 76 है। भाग 5 का कौन सा अनुच्छेद 76 है, उसमें किसको बताया गया है? भारत का विधिक अधिकारी कौन होगा? भारत का महान्यायवादी होगा। कौन होंगे? भारत के महान्यायवादी होंगे। देखिए, संघीय विधि मंत्री नहीं होते हैं, विधि सचिव भी नहीं होते हैं, भारत के मुख्य न्यायाधीश भी नहीं होते हैं, अर्थात अटॉर्नी जनरल जो होते हैं वो भारत के विधि अधिकारी होते हैं। भारत के विधि अधिकारी जो महान्यायवादी है यही क्यों होते हैं? तो इसका रीज़न क्या है? क्योंकि ये सर्वोच्च विधि अधिकारी इसलिए है, ये एक संघीय मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त पद है और ये क्या करते हैं कि भारत सरकार को परामर्श देते हैं, भारत सरकार को विधिक मामलों पर क्या करते हैं? सहायता प्रदान करते हैं। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? बी होगा, क्योंकि विधिक मामलों में भारत सरकार को सहायता देने के लिए जो विधि अधिकारी है प्रथम, वो भारत के महान्यायवादी होते हैं और वर्तमान में विधि अधिकारी जो है वो के वेणुगोपाल है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि भारत के अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो आप जानते हैं महान्यायवादी की नियुक्ति जो है वो किन के द्वारा की जाती है? क्या सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होता है? नहीं। भारत का प्रधानमंत्री होता है क्या? नहीं। भारत के कौन होते हैं? राष्ट्रपति होते हैं। संघ लोक सेवा आयोग? नहीं। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? भारत के राष्ट्रपति ही होते हैं, वो इनकी नियुक्ति करते हैं। कैसे करते हैं? ये बात किस में लिखी हुई है? 76 जो आर्टिकल है उसमें लिखा हुआ है कि नियुक्ति जो है वो संघीय मंत्री परिषद जो होगी उनकी सलाह पर कौन करते हैं? भारत के राष्ट्रपति करते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श कौन देता है? मैंने आपको बताया था अभी कि भारत सरकार के अंतर्गत कोई भी विधिक मामला आ गया तो उस विधिक मामले के अंतर्गत सलाह देना किसका काम है? अटॉर्नी जनरल अर्थात महान्यायवादी का वो कार्य होता है। अगला, भारत सरकार का मुख्य विधि परामर्शदाता है। भारत सरकार का जो मुख्य विधि परामर्शदाता कौन होता है, अर्थात विधिक मामलों में सलाह देने वाला कौन होता है? तो आप जानते हैं सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। ये कौन है? ये अटॉर्नी जनरल की हेल्प करने वाले हैं उनके कार्यों में। उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश ये नहीं होते हैं। सचिव विधि नहीं, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ऑप्शन डी इज करेक्ट। अगला, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जो संसद सदस्य नहीं होता लेकिन जिसे संसद को संबोधित करने का अधिकार है? तो आप जानते हैं अनुच्छेद 88 की जो अटॉर्नी जनरल है, जो महान्यायवादी है, वो संसद के किसी भी सदन अर्थात आप दोनों सदनों की बात कर सकते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा, इनके वो अंतर्गत संयुक्त बैठक में भाग ले सकते हैं। संसद के अंतर्गत किसी भी समिति है वो उनका सदस्य हो सकते हैं, उनकी कार्यवाही में वो भाग ले सकते हैं, उसमें वो बोल सकते हैं, लेकिन एक काम वो नहीं कर सकते। कौन सा कर नहीं सकते? मत देने का नहीं कर सकते। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा कि संसद को संबोधित करने का अधिकार तो है, वो किनको है? भारत के अटॉर्नी जनरल। यानी संसद का सदस्य नहीं है तो संसद का सदस्य अटॉर्नी जनरल नहीं है लेकिन भाग लेते हैं। अनुच्छेद कौन सा कहता है? 88 कहता है। इसी प्रकार से अगर आप
विधानमंडल की बात करते हैं तो वहाँ पे महाधिवक्ता होते हैं ना, वो उनका सदस्य नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी वो उसके अंतर्गत क्या कर सकते हैं, भाग ले सकते हैं। ठीक है, दो संयुक्त बैठक में भाग ले सकते हैं और दोनों की कार्यवाही में वो बोलने का अधिकार रखते हैं, लेकिन उसमें वो मतदान नहीं करते हैं। तो यही बात किनके संदर्भ में है, अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी के संदर्भ में। तो ए इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन समझिए, संसद के प्रत्येक सदन की कार्यवाही में संसद का सदस्य न होते हुए भी कौन भाग लेता है? तो आप ध्यान रखें, इनमें से उपराष्ट्रपति नहीं, ये राज्यसभा के संदर्भ में है, और मुख्य न्यायाधीश नहीं, और महान्यायवादी। देखिए महान्यायवादी स्पष्ट है कि संसद का सदस्य न होते हुए, क्योंकि उपराष्ट्रपति तो संसद के स्वरूप में है, राज्यसभा के हैं, इसलिए ये महान्यायवादी ऑप्शन हमारे लिए क्या बेटर देन है, क्योंकि ये न तो सदस्य होते हैं लेकिन ये बोल सकते हैं, कार्यवाही में भाग ले सकते हैं। ठीक है, किसी समिति के सदस्य हो सकते हैं, लेकिन सदन में क्या नहीं कर सकते, मत नहीं कर सकते। 88 कहता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन लोकसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है किंतु मतदान नहीं कर सकता? आप जानते हैं अटॉर्नी जनरल है वो। अगला क्वेश्चन आपके लिए, निम्नलिखित में से किसे संसद के दोनों सदनों में बोलने, अन्य कार्यवाही में सम्मिलित होने तथा किसी भी संसदीय कमेटी का सदस्य होने का अधिकार है किंतु वोट देने का अधिकार नहीं है? ये बात किस में लिखी हुई है? अनुच्छेद 88 में। देखिए सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है, तो आप जानते हैं इसका राइट आंसर कौन सा होगा? भारत के अटॉर्नी जनरल या भारत के महान्यायवादी। सीधा आंसर आपको याद रहना चाहिए। क्या भारत का महान्यायवादी संसद के किसी भी सदन या उनकी समिति की बैठक में अपना वक्तव्य दे सकता है, यानी बोल सकते हैं क्या? आप कह सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। ठीक है, बोलने का अधिकार है उनको, लेकिन एक अधिकार नहीं है, कौन सा? मत देने का अधिकार नहीं है। तो आप इसका राइट आंसर ए इज करेक्ट। अगला, निम्नलिखित में से किसको हटाने का अधिकार संसद को नहीं है? ध्यान देना, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो किसको हटाने का नहीं है? तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बिल्कुल हटा सकते हैं, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जा सकता है, मुख्य निर्वाचन को हटाया जा सकता है। भारत के महान्यायवादी, इसका स्वरूप राष्ट्रपति के संदर्भ में है, क्योंकि संघीय मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति इनकी क्या करते हैं? नियुक्ति करते हैं। तो संसद के स्वरूप में वो नहीं है। ठीक है। अगला, भारत का महान्यायवादी कब तक पद पर रह सकता है? तो आप जानते हैं राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत वो रह सकते हैं। भारत के महान्यायवादी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ध्यान से देखिए, कौन सा कथन सही नहीं है? वह भारत सरकार का प्रथम विधिक अधिकारी है, बिल्कुल है। जैसे अभी कौन है विधिक अधिकारी? विधिक अधिकारी अभी अगर आप देखते हैं तो वो है के वेणुगोपाल है। जबकि प्रथम कौन थे विधिक अधिकारी? तो वो थे MC शीतलवाड़। ये जरूर याद रखना, भारत सरकार के प्रथम विधिक अधिकारी कौन थे? तो वो थे MC शीतलवाड़। ये जरूर आप याद रखें, MC शीतलवाड़ कौन थे? MC शीतलवाड़, ये जरूर आप नोट डाउन करके रखें। और वर्तमान में पूछे तो के वेणुगोपाल है 8%, लेकिन एग्जाम तक ध्यान रखें, वर्तमान को आप चेक करके जाएंगे, है ना, क्योंकि उस समय हो सकता है परिवर्तन आए। तो ये तो ऑप्शन सही है आपके सामने, भारत सरकार का प्रथम विधिक अधिकारी होता है। दूसरा, उसे भारत के समस्त न्यायालयों में सरकार का पक्ष प्रस्तुत करने का अधिकार होता है, बिल्कुल होता है। किसी भी अंतर्गत वो न्यायालय में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व, ये बात किस में लिखी हुई है? ये बात लिखी हुई है कि 143 जो है ना, उसके हिसाब से है। वह संसद में अथवा संसद के किसी भी बैठक में भाग ले सकता है, 88 कहता है बिल्कुल है। उससे संसद की कार्यवाही में भाग लेते समय मतदान का अधिकार है, नहीं। 88 स्पष्ट कहता है, अनुच्छेद 88 कहता है कि बोल सकते हो आप, ठीक है ना, संयुक्त बैठक में आप हिस्सा ले सकते हो, संसद के किसी भी समिति के सदस्य बन सकते हो, और ये संसद के सदस्य नहीं होते हैं और ना ही ये मतदान कर सकते हैं। इसका राइट आंसर कौन सा होगा? डी होगा, ये नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन समझने का प्रयत्न करें।
भारत के महान्यायवादी के विषय के अंतर्गत निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। वह भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, बिल्कुल किए जाते हैं। उसमें वही योग्यताएं होनी चाहिए जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की होती है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की होती है, बिल्कुल सही है। उसे संसद के किसी भी एक सदन का सदस्य होना चाहिए, नहीं, सदन का सदस्य तो हो ही नहीं सकता। संसद द्वारा महाभियोग लगाकर हटाया जा सकता है, नहीं हटाया जा सकता है। तो हमारे सामने 1 और 2 सही आ रहा है, ध्यान रखना, 1 और 2। तो यहाँ पे 1 और 2, ये रहा 1 और 2। महान्यायवादी को प्रतिमाह कितना वेतन मिलता है? तो महान्यायवादी को 90,000 मिलते हैं। अगला, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है? इनमें से कौन सा आर्टिकल है जिसके अंतर्गत महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है? देखिए, अनुच्छेद 52 क्या कहता है? भारत में राष्ट्रपति होंगे, राष्ट्रपति पद की बात है ये तो। अनुच्छेद 63 ये उपराष्ट्रपति के संदर्भ में बात करते हैं, ठीक है। और इसके अंतर्गत अनुच्छेद 76 भाग 5 का जो है ना, भाग 5 में एक आर्टिकल है 76, ये स्पष्ट रूप से किनके बारे में बात करता है? ये स्पष्ट रूप से कि भारत के महान्यायवादी का पद है वो सृजित किया जाएगा। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। अगला, एक गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी एक सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है, यानी संसद के सदस्य नहीं होते हुए भी वो भाग ले सकते हैं। तो आप जानते हैं कौन है? महान्यायवादी है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित किस पदाधिकारी को संसद के सदस्य नहीं होने पर भी उसे संबोधित करने का अधिकार है? तो संबोधित कौन कर सकते हैं? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है, वो कर सकते हैं, संबोधित कर सकते हैं, लेकिन बैठक में भाग वो भी ले सकते हैं, लेकिन मतदान नहीं करते हैं। 88 कहता है। भारत का महान्यायवादी है, देखिए ये क्वेश्चन समझने का प्रयत्न करें। भारत का महान्यायवादी लोकसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है, दोनों सदनों किसी भी सदन में ले सकता है, संयुक्त बैठक में ले सकता है, लोकसभा की किसी समिति का सदस्य हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, लोकसभा में बोल सकता है, बिल्कुल बोल सकता है, मतदान नहीं कर सकता, लोकसभा में मतदान कर सकता है, नहीं कर सकता, ये गलत है। 1 2 3 1 2 3 ऑप्शन सी इज करेक्ट। ये बात किस में लिखी हुई है? ये क्वेश्चन कहाँ से पूछा है? अनुच्छेद 88 से पूछा है, 88 से पूछा है, ध्यान रखना आप। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार का प्रमुख विधिक अधिकारी होता है। तो आप जानते हैं प्रमुख विधिक अधिकारी कौन है? भारत के महान्यायवादी होते हैं। अगला क्वेश्चन आपके लिए, सदस्य न होते हुए, यानी किसके? सदन के, संसद के सदस्य न होते हुए निम्नलिखित में से कौन है जो संसद के किसी भी सदन की कार्यवाही में हिस्सा ले सकते हैं मत देने के अधिकार के बिना? तो वो कौन है? महान्यायवादी होते हैं, ठीक है। भारत का सॉलिसिटर जनरल होता है। सॉलिसिटर जनरल कौन होता है? तो आप ध्यान रखना, वैधानिक है, तो वैधानिक स्वरूप में आप बात कर सकते हैं। तो प्रधानमंत्री के सलाहकार नहीं, प्रशासनिक अधिकारी, हाँ प्रशासनिक अधिकारी तो है। एक न्यायिक सलाहकार नहीं है, ये तो हेल्पर है किनके? महान्यायवादी के। राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए कानून नहीं, महान्यायवादी होते हैं। तो एक प्रशासनिक अधिकारी है, ध्यान रखना। भारत का सॉलिसिटर जनरल जो सेकंड पद है, 3 विधिक अधिकारी बताए मैंने, महान्यायवादी, भारत का महाधिवक्ता, भारत के अपर महाधिवक्ता, तीनों क्या है? इनमें से एक तो संवैधानिक हो गए, 2 क्या हो गए? वैधानिक। तो ये वैधानिक स्वरूप में जहाँ बात करते हैं ये एक प्रशासनिक अधिकारी होते हैं। ए इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन, कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है? ध्यान रखना, राज्य सरकार को, यहाँ भारत सरकार नहीं है, भारत सरकार होता तो महान्यायवादी होता है। राज्य सरकार के लिए एडवोकेट जनरल, जहाँ आप बात करते हैं महाधिवक्ता की, कौन? महाधिवक्ता, आर्टिकल 165। अगला क्वेश्चन, प्रत्येक राज्य में महाधिवक्ता की नियुक्ति निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाती है? कहाँ पूछा है? राज्य में। राज्य में कौन करते हैं? राज्यपाल। केंद्र में कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति। किस में? 76, यहाँ 165। अगला क्वेश्चन, किसी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी होता है। कहाँ पूछा है क्वेश्चन? किसी राज्य का उच्चतम अधिकारी। तो राज्य के अंतर्गत आप जानते हैं एडवोकेट जनरल होता है,
एडवोकेट जनरल बोले तो महाधिवक्ता होते हैं। अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी सेंटर में होते हैं। सॉलिसिटर जनरल जो है वो अटॉर्नी जनरल की हेल्प करते हैं। विधि संभाग का महासचिव नहीं। ऑप्शन बी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन आपके लिए, निम्नलिखित में से किसे राज्य विधानमंडल के सदनों की कार्यवाही में भाग लेने का और बोलने का अधिकार है किंतु मतदान का अधिकार नहीं है? राज्य विधानमंडल में आप जानते हैं महाधिवक्ता ही है। अगला, मुख्य सतर्कता आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? मुख्य सतर्कता आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो मुख्य सतर्कता आयुक्त की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति ही करते हैं। ध्यान रखना, कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। प्रधानमंत्री नहीं है, गृह मंत्री नहीं है, राज्यपाल भी नहीं है। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यानपूर्वक समझना ही होगा। देखिए, भारत कथनों पर विचार करना है। भारत में राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा संबंधित राज्य के राज्यपाल की अनुशंसा पर की जाती है। महाधिवक्ता में तो राज्यपाल नहीं होगा, मुख्यमंत्री है। ठीक है, ये तो गलत है क्योंकि राज्यपाल की अनुशंसा पर की जाती है, ये गलत बात है। ठीक है, सिविल प्रक्रिया संहिता के उपबंधों के अनुसार राज्य स्तर पर उच्च न्यायालयों की मूल अपीलीय तथा सलाहकारी अधिकारिता होती है। नहीं, ये भी गलत। एक और दोनों ही गलत। एक नहीं, केवल दो नहीं, केवल एक और दो नहीं, न तो एक न दो। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देख लेना इसको, क्योंकि भारत के महाधिवक्ता की नियुक्ति जो है वो राज्य के अंतर्गत आप बात करते हैं तो राज्य के अंतर्गत तो जो राज्यपाल की अनुशंसा पर की जाती है, ये बात गलत है। जबकि दूसरा क्वेश्चन है सिविल प्रक्रिया के तहत, तो महान्यायवादी का तो ऑप्शन है ही नहीं राज्य स्तर पर, तो ये भी ऑप्शन गलत है। तो न तो एक होगा न ही दो होगा। अगला, जिला कलेक्टर किस अधिकारी के अधीनस्थ काम करते हैं? तो जिला अधिकारी संभागायुक्त होंगे इसके आंसर। ठीक है, किसके अंदर? संभागायुक्त। मुख्य सचिव तो इक्विलिटी के, अगर देखिए ये प्रशासनिक पद होता है भारत सरकार का। अगर हम देखें राज्य के अंतर्गत जो प्रशासनिक मुख्य है, प्रशासनिक मुख्य पद कौन सा होता है? मुख्य सचिव होता है। इधर राजनीतिक मुख्य पद कौन सा है? राजनीतिक मुख्य पद कौन है? तो मुख्यमंत्री। तो ये केंद्र सरकार से हैं, ध्यान रखना। यूपीएससी पायलटेड व्यक्ति ही मुख्य सचिव है, और जबकि केंद्र राज्य के अंतर्गत जो राजनीतिक मुखिया होता है वो मुख्यमंत्री होता है, जबकि प्रशासनिक मुखिया कौन सा होता है? मुख्य सचिव होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जिला कलेक्टर किस अधिकारी का अधीनस्थ कार्य करते हैं? तो संभागायुक्त होगा। अगला, भारत सरकार के सर्वोच्च शासकीय अधिकारी कौन है? भारत सरकार के अंतर्गत सर्वोच्च अधिकारी के स्वरूप में, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दिल्ली के उपराज्यपाल नहीं, भारत के रक्षा सचिव नहीं, भारत सरकार के मंत्रिमंडलीय सचिव, ये तो बिल्कुल। अगला क्वेश्चन, यहाँ भारत के प्रधानमंत्री के मुख्य नहीं, ऑप्शन सी इज करेक्ट, क्योंकि मंत्रिमंडलीय जो सचिव है ना, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि सर्वोच्च शासकीय अधिकारी होते हैं, ये शासन के स्वरूप हैं, क्योंकि सचिव होते हैं ये। जैसे राज्य के अंतर्गत आप अगर देखना चाहें तो राज्य में क्या होता है, जैसे मुख्य सचिव हो गया, ठीक है ना, और राज्य के अंतर्गत जैसे मुख्य सचिव हो गया, इसके नीचे कौन काम करेंगे? शासन सचिव काम करते हैं। कौन काम करते हैं? शासन सचिव है वो काम करते हैं। शासन सचिव के बाद में आप देखते हैं तो अतिरिक्त है, संयुक्त है ना, वरिष्ठ है, ये काम करते हैं। फिर उप सचिव काम करते हैं, फिर सहायक या अनुभाग से संबंधित वो काम करते हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि मंत्रिमंडलीय जो सचिव होते हैं ये हैं वो शासकीय अधिकारी होते हैं। और आज का और अंतिम क्वेश्चन है कि राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी निम्न में से कौन होता है? राज्य के अंतर्गत आप विधि अधिकारी बात करते हो, अटॉर्नी जनरल भारत के होते हैं, महान्यायवादी होते हैं, सॉलिसिटर जनरल वो इनकी हेल्प करते हैं। ठीक है, तो भारत राज्य के अंतर्गत कौन होंगे? एडवोकेट जनरल होंगे, महाधिवक्ता ही होते हैं। और एडवोकेट जो जनरल होता है वो, इसका उल्लेख कहाँ मिलता है? एडवोकेट महाधिवक्ता का 165 में मिलता है, आर्टिकल 165 है, क्योंकि ये राज्य सरकार का क्या होता है? प्रथम विधिक अधिकारी होता है, और ये राज्य सरकार की ओर से भारत के किसी भी न्यायालय में क्या हो सकता है? उपस्थित हो सकता है। और जो बात मैंने 88 में बताई थी आपको, वही बात अगर मैं महाधिवक्ता के संदर्भ में बताऊंगा तो ये बात किस में लिखी हुई है? 177 में लिखी हुई है, 187 में। और क्या लिखा हुआ है कि महाधिवक्ता राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं होता है, यानी 187 में स्पष्ट लिखा हुआ है
177 में 177 में लिखा हुआ है कि ये किसी भी विधानमंडल का सदस्य नहीं होता है, लेकिन विधानमंडल की बैठकों में भाग ले सकता है, उसे संबोधित कर सकता है, लेकिन वो क्या नहीं कर सकता, मत नहीं कर सकता। और ये 81 संदर्भ में आप बात करेंगे तो कहाँ करेंगे, 88 में करेंगे। 88 यानी संसद के स्वरूप में बात करता है कि ये संसद के सदस्य नहीं होते, लेकिन बैठकों में भाग लेते हैं, संबोधित करते हैं, लेकिन मत का प्रयोग ये नहीं करते हैं। और ये एडवोकेट जनरल के बारे में 177 आर्टिकल है, तो ये विधानमंडल के स्वरूप हैं। तो विधानमंडल में क्या है कि ये इनकी बैठकों में भाग ले सकते हैं, ठीक है, बैठकों में भाग ले सकते हैं, बोल सकते हैं, लेकिन क्या नहीं कर सकते, मत नहीं कर सकते। तो ये कुछ जो महान्यायवादी है, सॉलिसिटर जनरल है और अपर महाधिवक्ता एडिशनल सॉलिसिटर जनरल के संदर्भ में आपके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो आज तक के एग्जाम में पूछे गए हैं। इन सभी का निचोड़ मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया है। आगे की कक्षा आप कौन सी देखना चाहेंगे तो उसका मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और इस कक्षा को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और इससे एक बार आप सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मुझे मोटिवेट मिलता रहे। मोटिवेशन जब मिलेगा तो मैं आपके लिए और अत्यधिक अच्छी कक्षाएं हैं वो वीडियो के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। ये कक्षाएं बहुत जल्द ही आपके सामने लाइव प्रसारित भी करने वाला हूं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।